का हमारा जो विषय है वह है रासो काव्य। इसके बारे में हम जानेंगे, आज विस्तार से जानेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे, रासो काव्य धारा क्या है और रासो काव्य धारा में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखेंगे कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके अंत में रासो शब्द जुड़े हुए मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, उसी प्रकार हमीर रासो, हुमान रासो, विजयपाल रासो। तो अब ये सवाल उठता है कि ये रासो शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई और इसका मुख्य लक्षण क्या है। तो मूल रूप से आप समझें कि रासो काव्य धारा भी आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। अब रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में अलग अलग राय है, अलग अलग मत है कि वो रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। सबसे पहला जो मत आता है वह आता है गारसाद तासी का। आप सबको मालूम है कि गारसाद तासी कौन थे? कौन थे? हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक थे। ठीक है, उनकी किताब का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। तो गारसाद तासी ने राजसूय यज्ञ से रासक यानी कि राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब आप सबको मालूम है कि राजसूय यज्ञ क्या होता था। पुराने जमाने में बच्चे, जिस राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, ठीक है, या चक्रवर्ती सम्राट की पदवी धारण करने की इच्छा होती थी जिस राजा को, वह राजसूय यज्ञ करवाते थे अपने यहाँ। ठीक है, और परंपरा थी कि यज्ञ समाप्त होने के बाद वह राजा जो था एक अश्व, ठीक है, एक घोड़ा छोड़ते थे। ठीक है, आई बात समझ में? yes, और वह घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता था तो उस राज्य के राजा उसको स्वीकार कर लेते थे नतमस्तक होकर, और उनकी सीमा में रहना या उनके अधीन रहना स्वीकार कर लेते थे। और जो नहीं स्वीकार करते थे उनको क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। तो गारसाद तासी ने इस राजसूय यानी कि रासो को वीरता से जोड़ा। उनका संदर्भ यह था कि वीरता के संदर्भ में, वीर काव्य के संबंध में रासो शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उन्होंने राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। पहला मत है गारसाद तासी। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण मत आता है वह आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का ही एक महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है जिसका नाम है बीसल देव रासो। ठीक है, और बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। ठीक है, तो बीसल देव रासो में रसायन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? रसायन। और रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में हुआ है? काव्य के अर्थ में, कविता के अर्थ में हुआ है। तो आचार्य शुक्ल की यह मान्यता है कि बीसल देव रासो काव्य में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ से इसी रसायन शब्द से होते होते रासो शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। रामचंद्र शुक्ल रसायन से रासो की उत्पत्ति मानते हैं, और वह रसायन बार बार नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो में वह शब्द बार बार आया है, और वह शब्द किसके अर्थ में आया है? कविता के अर्थ में आया है, काव्य के अर्थ में आया है। इसलिए शुक्ल का यह कहना है कि यही रसायन शब्द आगे रासो के रूप में प्रचलित हो गया। ठीक है, एक तीसरी मान्यता है, वह मान्यता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण किताब का नाम बताइए आप लोग। कौन सी किताब है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की महत्वपूर्ण किताब है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। तो तीसरी मान्यता रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी रस शब्द से, किससे? रस शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है, और इस बात को प्रतिपादित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने रासो काव्य धारा का एक छंद उद्धृत किया है, और उसी छंद से यह प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि यहीं से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। और वह छंद है
रासौ असंभु नवरस सरस छंद चंदु की अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा विभक्ष भय अद्भुत संत सम। इस छंद का उदाहरण देकर के उन्होंने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह रस शब्द से हुई। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क और अपनी अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से रासो शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण नाम आता है और वह महत्वपूर्ण नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप सब लोग जानते हैं कि साहित्य इतिहास के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो दृष्टि थी वो परंपरावादी दृष्टि थी। वह चीजों को परंपरा से देखने और उसका मूल्यांकन करने में विश्वास करते थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति को भी परंपरा से देख रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से मानी। किससे मानी है? रासक, राक्षस नहीं, रासक। ठीक है, रासक शब्द से उन्होंने उसकी उत्पत्ति मानी है और उनका विचार है कि प्राकृत के विकास के दौरान, ठीक है, प्राकृत के विकास के दौरान रासक शब्द घिसकर रास हो गया होगा। अब प्राकृत का विकास क्या है? ठीक है, अब समझिए, हिंदी की विकास यात्रा को जब हम देखते हैं तो हमें उसके 4 चरण मोटे तौर पे, बहुत स्थूल तौर पे, सूक्ष्म तौर पे नहीं, मोटे तौर पे जब हिंदी के विकास क्रम को देखते हैं तो वह विकास क्रम कैसे आता है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। मोटे तौर पे जब हिंदी की विकास यात्रा को हम देखते हैं तो यही आता है ना, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। आप देखेंगे कि आदिकालीन काव्य धारा में प्राकृत भाषा का भी प्रयोग हो रहा था और अपभ्रंश का भी प्रयोग किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा भी अपना रूप धारण कर रही थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासक जो शब्द है प्राकृत से अपभ्रंश के विकास के दौरान घिस कर क्या हो गया होगा? रासो हो गया होगा। आई बात समझ में? देखिए, अब हिंदी की अभी की जो क्रिया है, अभी तो खड़ी बोली हिंदी है ना, लेकिन इसका रूप पहले कुछ और रहा होगा। शब्द बदले, वाक्य का प्रयोग बदला। ठीक है, तो उसी हिसाब से द्विवेदी जी का यह कहना है कि प्राकृत से अपभ्रंश के दौरान रासक शब्द घिसकर रासो हो गया होगा और रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो की उत्पत्ति मानते हैं और वो परंपरा को इसमें देखते हैं कि परंपरा से ही रासक शब्द से रासो का विकास हुआ है। स्पष्ट है बच्चे? द्विवेदी जी मानते हैं कि यही कारण है कि जैन साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं मिलती हैं उनके अंत में रास शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो सबके अंत में जैन साहित्य, जो उपदेश के संदर्भ में जो साहित्य लिखा गया, उनके अंत में रास शब्द देखने को मिलता है। तो द्विवेदी जी का ये कहना है, उनका ये मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ कि जैन साहित्य में जो रास काव्य लिखे गए, जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास, उपदेश रसायन रास, ये सभी प्राकृताभास क्या है? अपभ्रंश हैं। अब देखिए, प्राकृत से अपभ्रंश, ठीक है ना, और प्राकृताभास अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि है तो वह अपभ्रंश भाषा, लेकिन लगती कैसी है? प्राकृत जैसी। यानी कि उस अपभ्रंश भाषा में प्राकृत का पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैन साहित्य में के अंतर्गत जो काव्य लिखे गए वो सब प्राकृताभास अपभ्रंश में लिखे गए। और जैन साहित्य की क्लास में मैंने बताया भी था, जैन साहित्य पे बात करते हुए, कि जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचित है। पढ़ा है आपने ना? तो देखिए चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ रही हैं। और अभी हम ये समझ रहे हैं कि वह जो अपभ्रंश है जैन साहित्य में, वह प्राकृताभास अपभ्रंश है। यानी कि है तो अपभ्रंश, लेकिन उसको देख करके लगता है कि वह प्राकृत भाषा जैसा दिखाई पड़ता है। आगे बात समझ में स्पष्ट है? इसके इतर यह देखा जाता है कि प्राकृत से अपभ्रंश के विकास के दौरान, ठीक है, जब यह शब्द राजस्थान पहुंचा, राजस्थान में बड़ा सारा वीर साहित्य लिखा गया, ठीक है, तो चूंकि राजस्थानी भाषा की जो प्रकृति है
उसमें ओकारांत शब्द प्रधान होते हैं। ओकारांत का मतलब इनके अंत में ओ है। पधारो, ठीक है, गाना सुना है ना, पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओनी, आओनी जाओनी, है ना। तो जो ओकारांत मतलब फोटो, ठोको, मारो, ठीक है, लिखो, तो अंत में क्या है, ओ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्राकृत से अपभ्रंश के विकास के दौरान जब यह राजस्थान पहुंचा यह शब्द, तो ओकारांत, वहां की लोक भाषा में ओकारांत की बहुलता होने के कारण यह रासो में तब्दील हो गया और इसे रासो कहा जाने लगा। आई बात समझ में। और राजस्थान में चूंकि वीरता प्रधान रचनाएं बहुत सारी हुई, ठीक है, तो उन वीरता प्रधान रचनाओं के अंत में रासो शब्द जुड़ने लगे। हम्मीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, आई बात समझ में। तो सबके अंत में रासो शब्द जुड़ता चला गया। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? यस सर। प्यारे बच्चों ना कहूँ क्या? अब पता है क्या कहूँगा? अब पूछूंगा कि समझ में आया दुलारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि जी सर थोड़ा सा समझ में आया। लेकिन इस पूरी परंपरा में कुछ ऐसी रचनाएं भी थी जो न तो जैन साहित्य की थी और न ही राजस्थानी क्षेत्र की थी, लेकिन उनके अंत में भी रासक शब्द देखने को मिलता है। जैसे अब्दुल रहमान की महत्वपूर्ण रचना संदेश रासक। अब्दुल रहमान के इस ग्रंथ संदेश रासक का महत्व इसलिए भी है, यह पहला इस्लाम धर्मावलंबी है, पहला इस्लाम कवि है जिसने भारत की लोक भाषा में साहित्य की रचना की। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रास, रासो या रासक, ठीक है, एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। स्थान और समय के अंतर के कारण इनके नामों का प्रचलन अलग अलग हो गया है, लेकिन ये एक ही परंपरा से सारे जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे बात समझ में। अब रासो काव्य का वर्गीकरण हम 3 रूपों में कर सकते हैं। अब हम समझ गए कि रासो काव्य क्या है। अब अगर रासो काव्य का वर्गीकरण हम करें तो उसके 3 रूप हमें हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अब अगर हम रासो काव्य परंपरा को बांट कर सुविधा के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो इसकी 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। वीर प्रधान रासो काव्य, श्रृंगार प्रधान रासो काव्य और उपदेश प्रधान रासो काव्य। नाम से ही स्पष्ट है, वीर प्रधान रासो काव्य का संबंध वीरता से है, जिसमें जो चारण कवि थे अपने आश्रयदाता राजाओं, यानी कि जिन राजाओं के यहाँ वो रहते थे उनकी प्रशंसा में काव्य लिखते थे, उनकी वीरता का वर्णन करते थे, और वो वीरता के वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण भी होते थे। यानी कि राजा को प्रसन्न करने के लिए खूब बढ़ा चढ़ा करके उनकी वीरता का वर्णन किया जाता था, और वह धारा वीर प्रधान काव्य रासो काव्य धारा के अंतर्गत आती है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिसके कवि कौन थे? चंद्रवरदाई। ठीक है, खुमान रासो जिसके कवि थे दलपति विजय। ठीक है, विजयपाल रासो जिसके कवि थे नल सिंह। ये कुछ उदाहरण वीर प्रधान रासो काव्य धाराओं के हैं। दूसरा है श्रृंगार प्रधान रासो काव्य। श्रृंगार प्रधान रासो काव्य से मतलब है श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो जिसमें संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का चित्रण मिलता है, ऐसे रासो काव्य श्रृंगार प्रधान रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बीसल देव रासो और अभी संदेश रासक जो अब्दुल रहमान का है, उन दोनों को आप इस धारा में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो धारा है वह उपदेश प्रधान या धार्मिक। इसको उपदेश प्रधान के साथ साथ धार्मिक धारा भी कह सकते हैं। ठीक है, धार्मिक या उपदेश प्रधान रासो काव्य की रचना जैन कवियों द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जैन कवियों द्वारा, जिन्होंने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए रासो काव्य की रचनाएं की। ठीक है, जिसमें जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, और शालीभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे बात समझ में। तो रासो काव्य धारा क्या है, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझ गए। ठीक है, विद्वानों की राय समझ गए। मूल रूप से जो रासो है, ठीक है, रासो साहित्य है, वह मिला जुला है, मिली जुली काव्य धारा है, जिसमें वीरता भी है, जिसमें श्रृंगार भी है
और जिसमें धार्मिक उपदेश भी सम्मिलित है। और जहां तक रासो शब्द की बात है तो रास, रासक या रासो, ठीक है, नाम में जरूर भिन्नता है, स्थान व समय के अंतर के कारण इनके नाम में भिन्नता अवश्य है, लेकिन ये सब एक ही परंपरा से जुड़े हुए, ये सारे शब्द जो हैं वो एक ही परंपरा से जुड़े हुए। आगे बात समझ में। अब अंत में हम जानेंगे रासो काव्य की भाषा, कि रासो काव्य की भाषा क्या है और कैसी रही है, ठीक है। और ये अंतिम पॉइंट होगा रासो काव्य धारा का। जहां तक रासो काव्य की भाषा का प्रश्न है तो रासो काव्य का रचना क्षेत्र और इसका समय बहुत व्यापक है, बड़ा है, ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य के आरंभ की शुरुआत तो आप 1050 से मानते हैं, लेकिन अपभ्रंश और प्राकृत तो इसके पहले से भी शुरू है, ठीक है। तो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से आप इसको अगर देखें तो बहुत लंबा समय हो जाता है, ठीक है। तो क्षेत्र एवं काल की व्यापकता के आधार पर रासो काव्य की भाषा को देखने का दो तरीका हो सकता है, दो रूपों में हम इसकी भाषा को देख सकते हैं। पहला काल के आधार पर, ठीक है, और दूसरी प्रवृत्ति के आधार पर। काल के आधार पर अगर आप देखते हैं तो इसमें सबसे आता है प्राचीनतम चरण, ठीक है। प्राचीनतम चरण में जैन साहित्य जो मिलता है, ठीक है, जैन साहित्य के अंतर्गत जो लिखी गई रचनाएं हैं वो प्राचीनतम रूप के अंतर्गत आती है, जिसमें भारतेश्वर बहुबली दास या उपदेश रसायन दास, इस तरह के उपदेश मूलक जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें प्राचीनतम स्वरूप इनका देखने को मिलता है। और प्राचीनतम स्वरूप क्या है? प्राकृताभास अपभ्रंश। तो प्राचीनतम जो चरण है भाषा का, ठीक है, उस प्राचीनतम चरण में जैन कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जिसमें रास शब्द जुड़ा है। जैन कवियों को की वे रचनाएं जिनमें रास शब्द जुड़ा है उनको शामिल किया गया है। जैसे कि पहले उदाहरण में मैंने बताया कि भारतेश्वर बहुबाली दास, उपदेश रसायन दास। तो ये जो भाषा है वह प्राकृताभास अपभ्रंश है, यानी कि वह अपभ्रंश भाषा जिसमें प्राकृत जैसी दिखाई देती है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम चरण, ठीक है। जब दूसरा चरण आता है, दूसरा चरण कह लें या मध्य चरण कह लें, तो दूसरे चरण और मध्य चरण की जो भाषा है उसमें जो भाषा का रूप दिखाई देता है वह आरंभिक अपभ्रंश का रूप दिखाई देता है। आरंभिक अपभ्रंश का रूप यह है बच्चे कि अब प्राकृताभास यानी कि प्राकृत का आभास लिए हुए अपभ्रंश दिखाई नहीं पड़ती है, अब अपभ्रंश का अपना एक नया स्वरूप दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर प्राकृत का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यह मध्य चरण है, ठीक है। प्राचीनतम चरण कौन सा है? जिसमें जिस अपभ्रंश में, और हमेशा ध्यान रखें कि जो रचना हुई जैन साहित्य के अंतर्गत वह किस भाषा में हुई? ज्यादातर अपभ्रंश भाषा में। और आदिकाल में प्राकृत में भी रचनाएं हो रही थी, संस्कृत में भी कुछ रचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो दूसरा या मध्य चरण हुआ वह मध्य चरण प्राकृताभास से मुक्त था, यानी कि प्राकृत भाषा के प्रभाव से मुक्त था और वह अपभ्रंश का एक नया स्वरूप वहां देखने को हमें मिलता है। अंतिम चरण, ठीक है, अंतिम चरण में वह भाषा हमें देखने को मिलती है रासो काव्य में जो पुरानी हिंदी, ठीक है, इसके पहले जो पुरानी हिंदी, उसमें पुरानी हिंदी का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि वह अपभ्रंश से भी अब आगे बढ़ रही थी। और पुरानी हिंदी और फिर नई हिंदी, क्योंकि ये तो स्थूल विभाजन है, जब सूक्ष्म रूप से आप विभाजन करेंगे तो यहाँ भी पाली भाषा आएगी, ठीक है, फिर पुरानी हिंदी कैसे, ये सारी प्रक्रिया में उसको आप देखेंगे, ठीक है। तो जो अंतिम चरण है वहां की भाषा, रासो काव्य की भाषा पुरानी हिंदी के समान हो जाती है, जहां कहीं कहीं आज जैसी हिंदी का स्वरूप नजर आता है। उदाहरण के स्वरूप परमाल रासों में जगनिक ने वीरता का वर्णन करते हुए, क्षत्रियों की वीरता का वर्णन करते हुए, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए लिखा कि 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रियों को ललकारते हुए, उनको उत्तेजित करते हुए परमाल रासों में जगनिक ने लिखा कि 12 बरस लो कुकर जीवे, कि कुत्ता जो होता है वो 12 बरस तक जीता है, और 13 लो जिए सियार, कि सियार जैकल, ठीक है ना, वह 13 साल तक जीता है, और कहा क्षत्रिय जो है वो 18 साल तक जीता है, इससे आगे अगर वो जीता है तो उसके जीवन को क्या है? धिक्कार है। यानी कि 18 साल तक तुम युद्ध में लड़ मर के और
वीर गति को प्राप्त हो जाओ। तो यहाँ की भाषा आप देखें, आगे जीवन को धिक्कार, जिए, ठीक है, ये आज की हिंदी या पुरानी हिंदी जैसी यह भाषा यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह तो हो गया काल के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण है रासो काव्य भाषा का, वह है प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर भी इसके दो भेद किए गए हैं, दो रूप माने गए, याद रहेगा, डिंगल शैली और पिंगल शैली। तो प्रकृति के आधार पर जो रासो काव्य भाषा का विभाजन किया गया वह किया गया डिंगल शैली और पिंगल शैली, ठीक है। डिंगल शैली का संबंध ओजतापूर्ण रचनाओं से, ओजपूर्ण यानी कि वीर प्रधान रचनाओं से है। यानी कि आपको पता है कि अच्छा वीर गाथा काल भी तो कहा गया आदिकाल, सब समझ रहे हैं कि वीरता प्रधान रचनाएं खूब हुई हैं इसमें। तो डिंगल शैली का इस्तेमाल, डिंगल शैली का प्रयोग उन रचनाओं में किया गया जहां आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा की गई, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में उनके वीरता के कारनामों को गाया गया या लिखा गया। यानी कि ओजपूर्ण वीरता प्रधान रचनाओं के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया उसे कहा गया डिंगल शैली। और आप देखेंगे कि बहुत से रासो काव्य जैसे कि परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, इसमें डिंगल शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा है पिंगल शैली, ठीक है। पिंगल शैली का इस्तेमाल श्रृंगार प्रधान यानी कि प्रेम भावों की कोमल अभिव्यक्ति के लिए, श्रृंगार और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया उसे कहा गया पिंगल भाषा, ठीक है। यानी कि जिन रचनाओं में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया, विरह का वर्णन किया गया, ठीक है, प्रेम के कोमल भावों की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया, वह पिंगल शैली कहलाता है, ठीक है। संदेश राशक में पिंगल शैली देखने को मिलती है। बीसल देव रासो काव्य में भी पिंगल शैली देखने को मिलती है। लेकिन आप इसका अर्थ बिल्कुल ये न समझें कि किसी एक ही रचना में डिंगल ही होगी और किसी एक रचना में पिंगल, ठीक है। एक ही रचना में वीरता के भी वर्णन हो सकते हैं और प्रेम के कोमल भावों की भी अभिव्यक्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए जब आप कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो जब विलन को हीरो मारता है, पीटता है, तो कहाँ क्या आप शौर्य भावना की अनुभूति करते हैं ना, वीरता का दृश्य वहां दिखाई देता है ना। लेकिन उसी फिल्म में वही हीरो अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हुए भी नजर आता है, तो वहां पे श्रृंगार भी है और प्रेम भी है। तो एक ही काव्य धारा में, एक रचना में डिंगल शैली और पिंगल शैली दोनों का समावेश देखने को मिल सकता है या मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासो काव्य धारा की जो भाषिक विशेषता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्राकृताभास, भास अपभ्रंश से लेकर अपभ्रंश का नया स्वरूप और पुरानी हिंदी तक के रूप देखने को एक तरफ मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रवृत्ति के आधार पर ओजपूर्ण रचनाओं के लिए डिंगल शैली और प्रेमपूर्ण कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए पिंगल शैली का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और जहाँ तक रासो शब्द की उत्पत्ति की बात है तो इसके संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन कुल मिलाकर यह रासो, रास या जो रासक शब्द हैं वह एक ही परंपरा को ध्वनित करते हैं। स्थान और समय, ठीक है, कि विभिन्नताओं के कारण, भिन्नताओं के कारण इनके नामों में अलग अलग राय अवश्य है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह एक ही परंपरा को आगे लेकर के चलते हैं, जिसमें वीरता प्रधान रचनाएं भी हैं, श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी हैं और उपदेश प्रधान रचनाएं भी हैं। स्पष्ट है? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों? नो सर।